और भैया ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ सब लोग, आप लोग कुछ ही लोग भेज रहे हैं, सब लोग नहीं भेज रहे हैं। जिन्होंने नहीं भेजा है वो ऑर्गेनाइजेशंस बना लें, ठीक है। या जिन्होंने कुछ अच्छा किया है तो उन पर मैंने एक्सीलेंट रिमार्क किया, एक पे मैंने बोला भी है कि सब लोग देखें, तो आप अपने स्तर पर करें उस चीज़ को। करोगे नहीं तो फिर कैसे मज़ा आएगा। और कल जो जीपीएस, जीआईएस, गगन, IRNSS ये मैंने दिया था आपको होमवर्क में, ये किया? ये भी आप करो यार। देखो ऐसा उसमें कोई जीपीएस में, जीआईएस में ज़्यादा खास नहीं है, कोई कंफ्यूजिंग चीज़ होगी तो मैं करा ही दूंगा आपको। चलो शुरू करते हैं। चलो थोड़ा GSLV को और देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कहाँ MK1, D1, MK2, ठीक है। D1 इस टाइप से आ जाते हैं, दिक्कत होती है, कंफ्यूजिंग रहता है। तो GSLV की जनरेशंस बता देता हूँ मैं, ठीक है। कल जो मैंने आपको समझाया था उसी का आगे आज अपन कर रहे हैं, ठीक है। जो अपन ने कल किया था वो कहीं स्पेसिफाई नहीं है नए सिलेबस के अंदर, ठीक है। आज जो करेंगे वो स्पेसिफाई है। टॉपिक दिया है जनरेशंस ऑफ GSLV, पीढ़ियाँ किसकी? GSLV की। अब आज कोई मुझसे ग्रुप पे पूछ रहा था कि क्या पूछा था, एक सेकेंड, भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण, हाँ ये भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण। तो भैया भू स्थिर उपग्रह यही तो हैं GSL वाले उपग्रह प्रक्षेपण यान जो हैं, ये बताया तो था कल मैंने आपको। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये क्या होता है? जियो स्टेशनरी, S से उपग्रह, सैटेलाइट, ये बताया तो था मैंने आपको। अब पीढ़ियां जो हैं वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हैं, ठीक है, कि इनकी पीढ़ियां किस प्रकार से देखी जा रही हैं। तो ये किसी ने देखा, किसी ने किया? GSLV में हमको कब किस प्रकार से सफलता मिली? थोड़ी सी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो ना, तो तभी तो आप अपने लेवल पर डेवलप करोगे चीज़ों को। जैसे एक टेक्निक होती है ना कि इंटरनेट से देखना और छांटना, ये मैं आपको इसलिए तो बोल रहा था कि इस चीज़ को अगर आप देखोगे, समझोगे, तभी आप कर पाओगे उस चीज़ को, है ना। थोड़ा सा क्या था, ये टिपिकल टास्क था। जैसे मैंने आपको संस्था दी थी इसरो, DRDO, बार्क, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी नहीं है। फुल फॉर्म क्या है, कब स्थापना हुई है, ठीक है, चीफ कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और उसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं, ठीक है, वो सब था। लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो किया आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग इसके लिए, इंटरनेट पे कुछ खंगाला क्या? चलो देखते हैं, ऐसा कहीं कोई जनरेशन वाली चीज जैसे सिलेबस में लिखी है किसी वेबसाइट पे, इसरो की वेबसाइट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यही पार्ट शाइन हो रहा होगा बस। 1 सेकेंड, ठीक है। भू स्थिर उपग्रह नहीं लिखा, उसमें पूरी चीज लिखी, आपने देखा नहीं होगा ढंग से। उसमें क्या लिखा है? भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां। आगे पढ़ो आप उसमें। कौन से आप 2020 सिलेबस की बात कर रहे हो ना? 2020 की बात कर रहे हो कि 2019 की कर रहे हो? पहले तो ये बताओ आप मेरे को, फिर आगे बढ़ेंगे।
क्यों 2019 की बात कर रहे हैं कि 20 की बात कर रहे हैं, पहले ये बताओ आप मेरे को। 19 का सिलेबस भी मेरे सामने है, वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, और 20 के सिलेबस में तो यही दिया है जो मैं है। भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, ये पूरा एक ही है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। भू स्थिर उपग्रह और फिर प्रक्षेपण यान, ऐसे नहीं है, कॉमा नहीं है वहाँ पे। समझ गए बात को? उसमें कहीं कॉमा नहीं मिला मेरे को। और इंग्लिश मीडियम में फिर क्या लिखा है? चलो इंग्लिश में देख लेते हैं। जनरेशंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। चलो मान लिया गलती से कॉमा लग गया, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भू स्थिर उपग्रह, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रक्षेपण यानों की पीढ़ी। अपन दोनों को अलग अलग मान लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? भू स्थिर उपग्रह अलग है और प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियाँ पूछ रहा है। समझ गए? इंग्लिश में क्या पूछ रहा है? जनरेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और लॉन्चिंग व्हीकल अलग से। इंग्लिश में क्या पूछ रहा है? ये जनरेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियाँ। ये अलग अलग हो सकता है क्या कि इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग? बताओ मेरे को। दो टाइप जरूर होते हैं इसके भू स्थिर उपग्रह के, एक जी सेट और एक इनसेट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कॉमा होता, चलो ठीक है कि ये वाली चीज अलग है और ये वाली चीज अलग है, कॉमा लगा लिया मैंने, मान लिया ये कॉमा लगा दिया, तो क्या बन रहा है? भू स्थिर उपग्रह अलग पूछ रहा है और प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां अलग पूछ रहा है। ये दोनों अलग टॉपिक हो गए। तो एक टॉपिक क्या हो गया? भू स्थिर उपग्रह, और यहाँ पे क्या हो गया? प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां, दूसरा टॉपिक। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या बनेगा इसका? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कॉमा, ठीक है, और जनरेशंस ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? जनरेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। समझ में आया? हिंदी और इंग्लिश मैच नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसको अलग अलग मानता हूं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये जियो स्टेशनरी, चलो हिंदी को सही मान लेते कॉमा को, तो क्या बन रहा है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कॉमा प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां, जनरेशंस ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है? अगर इस हिंदी को कॉमा सहित सही माने तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये बनता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कॉमा जनरेशन ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? जनरेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कॉमा लॉन्चिंग व्हीकल। संभव ही नहीं है। अरे सॉरी वाली बात नहीं, कोई नहीं, डाउट है, बहुत अच्छी बात है, पूछा। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर हिंदी में अपना कोई कंफ्यूजन है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देख लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? बात आपकी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट नहीं है, आपको हो सकता है डाउट हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूं उसको कि इसका ये प्रूफ ही है। चलो अब देखो, GSLV बता रहा हूं मैं आपको। तो कल हमने GSLV देखा था, 3 चीजें थी इसके अंदर, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, 1, 2 और 3। ये कौन सी थी? सॉलिड। ये कौन सी थी? लिक्विड। और ये कौन सी थी? क्रायोजेनिक। ठीक है? सॉलिड तो बहुत पहले से यूज कर रहे हैं SLV और ASLV में, तो सॉलिड में भारत को कोई दिक्कत नहीं थी। लिक्विड में PSLV में यूज कर रहे थे, है ना? PSLV बनाया था तो उसमें लिक्विड भी यूज हो रहा था, लिक्विड में भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में। दिक्कत आ रही थी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में, कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से विकसित किया जाए। तो ये जो पूरे जो क्रायोजेनिक स्टेज है, ठीक है, ये हमारी क्या है? सबसे बड़ी समस्या थी। अब देखो, पूरी कहानी हमारी कब से शुरू होती है उसको देखते हैं। अब ध्यान रखना कि हमने किस प्रकार से कैसे कैसे काम किया है।
3 चीजें की हैं हमने, और पूरी लड़ाई जो है या पूरी हमारी मेहनत है वो जीएसएलवी में काय के लिए है, हमारी क्रायोजेनिक स्टेज के लिए। समझ गए? इसको ध्यान रखना। तो अब ये क्रायोजेनिक स्टेज है जो तीसरी है वो हिंदुस्तान के पास थी नहीं, ठीक है। अब हमने पहले क्या किया, हमने रॉकेट बनाना शुरू किया। हम क्या कर रहे हैं, रॉकेट को बना रहे हैं। ये 1, 2 और 3 सारी कहानी कब से शुरू हो रही है हमारी, 2001 से। यानी 2001 को हमने क्या है, पहला अपना जीएसएलवी सफलतापूर्वक बनाया, ठीक है। इससे पहले तो हमारे पास, यानी 2001 से पहले हमारे पास जीएसएलवी था ही नहीं। अगर बड़ी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, कोई भारी सैटेलाइट लॉन्च करनी है 2000 किलो की या 1500 किलो की या 1000 किलो की भी करनी है, लेकिन हमें लेके कहाँ पे जाना है, किधर जाना है हमें, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। तो हमारे पास ऐसे रॉकेट नहीं थे। पीएसएलवी को यूज़ करते थे, बूस्टर लगा के पीएसएलवी एक्सएल, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है। तो हम क्या करते थे, विदेश में जाते थे और अपनी सैटेलाइट उनसे लॉन्च करवाते थे। तो हमने पहले काम शुरू किया और काम करके हमने पहले रॉकेट बनाया। रॉकेट में पहली स्टेज हमारी थी, दूसरी स्टेज हमारी थी, मतलब पहली स्वदेशी, दूसरी स्वदेशी, लेकिन तीसरी हमारी स्वदेशी नहीं थी। समझिए बात को। यानी 2001 में हमने पहला जीएसएलवी बना लिया था, लेकिन वो पूरा स्वदेशी नहीं था। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज हमारी स्वदेशी थी, लेकिन तीसरी स्टेज के लिए क्या है, हम रूस से क्या करते थे, ये मंगाते थे, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रायोजेनिक स्टेज, वो मैंने हिंदी में लिख दिया है। तो कौन सी थी ये, रशियन क्रायोजेनिक स्टेज, जो स्वदेशी नहीं है, विदेशी है। समझ गए? अब देखो, इसकी 3 हैं। एक तो कहां से आ रहा है, ये रूस से आ रहा है, रशिया से। क्या आ रहा है हमारा, क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है। फिर हमें क्रायोजेनिक स्टेज में भी सफलता मिल गई, और जब हमने क्रायोजेनिक स्टेज को अपने रॉकेट में फिट कर लिया, कौन सा, स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट में फिट कर दिया और सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, और उसके लिए जो रॉकेट बनाए हैं वो कौन से हैं, वो हमारे स्वदेशी हो गए। इसको ऐसे समझो, क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, CS मतलब क्रायोजेनिक स्टेज। तो स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज हो गई, ठीक है। अब स्वदेशी भी बना लिया, लेकिन स्वदेशी क्या है, थोड़ा सा हल्का है, मतलब 2000 किलोग्राम कैपेसिटी का है, ठीक है। अब इसको और मजबूत कर दिया, ठीक है। यानी कि क्षमता क्या है इसकी, भार क्षमता बढ़ा दी, तो वो हो गई हमारी तीसरी स्टेज। समझे बात को? पहले पूरा हम रशिया पे डिपेंड है, हमारी क्रायोजेनिक स्टेज जो है वो रूस से आ रही है। क्रायोजेनिक जो इंजन है, उसका जो पार्ट है, समझ गए बात को, वो कहाँ से ला रहे हैं, रूस से ला रहे हैं। फिर हमने सफलता किसमें प्राप्त की, स्वदेशी में, ठीक है। और फिर हमने स्वदेशी की भी क्षमता बढ़ा दी, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2000 किलोग्राम तक का, 2 टन तक का क्या है, सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। अब इसको हमने बढ़ा के क्या कर दिया, 4000 किलोग्राम कर दिया, ठीक है। तो वो अलग हो गई। तो इसको क्या है कि इसरो जो है, ठीक है, या जो और वेबसाइट्स हैं वो क्या बोलते हैं, इसको वेरिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अपने एमपीपीएससी के सिलेबस में इसको स्टेज लिखा हुआ है। तो अगर स्पेसिफिकली जीएसएलवी की स्टेज पूछ रहा है तो 3 स्टेज होंगी। एक कौन सी, जो रूस से आता था, एक कौन सा जो स्वदेशी, और एक में हमने भार क्षमता बढ़ा दी। समझे बात को? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बात किसकी हो रही है, क्रायोजेनिक स्टेज की। एक कौन सा है हमारा, रशियन क्रायोजेनिक स्टेज। एक कौन सा हो गया हमारा, स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है। इसको बोलते हैं CUS। और तीसरा है हमारा कौन सा, अलग है, जिसमें भार क्षमता क्या है, बढ़ गई, ठीक है। CUS होता है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, इसका टेक्निकल नाम है।
अब देखो इसके तहत रॉकेट बनाए गए थे कौन से, जहां से रशिया वाली आ रही थी, वो थी हमारी GSLV MK फर्स्ट, ये वाली सीरीज थी। तो जहां पे भी आपको GSLV MK फर्स्ट मिले, ठीक है, MK फर्स्ट सीरीज का कोई भी रॉकेट, तो कौन सा वाला समझ जाओ, रूस से आया है वो, यानी कि उसकी क्रायोजेनिक स्टेज कहां से आई है, रूस से आई है, क्रायोजेनिक जो इंजन है वो रूस से आया है। अगर आपको मिल जाए GSLV MK सेकेंड, समझ गए, GSLV MK सेकेंड, तो समझ लेना कि स्वदेशी जो क्रायोजेनिक इंजन है या स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज है CUS, वो लगाई गई है, ठीक। और अगर ये मिल जाए GSLV MK थर्ड, तो ये भी क्या है, स्वदेशी है, लेकिन इसकी पावर क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसकी क्षमता क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये 2000 kg तक के ले जाएगा, ये 4000 kg तक के ले जाएगा। समझ गए बात को, ये यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक चीज देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 2001 से, एक मोटा मोटा रफ आइडिया बता रहा हूं, और ये 2010 में हमने बंद कर दिया था। यानी कि इस चीज का इस्तेमाल हमने कब तक किया है, GSLV MK फर्स्ट जो रॉकेट है, जिसके अंदर क्रायोजेनिक स्टेज रूस से आई है, 2001 में शुरुआत की थी, 2010 तक उपयोग किया है। इसकी शुरुआत 2010 में की है, लेकिन 2010 में सफल नहीं हुआ था, और ये अभी तक चल रहा है, ठीक है, अभी तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या बंद कर देंगे, पर अभी तक है, ऑपरेशन बंद नहीं किया। और ये कब से चालू हुआ है, 2014 से, और अभी भी चल रहा है। समझ गए बात को, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर, वैसे तो इसको वेरिएंट्स बोलते हैं, ठीक है, इसरो भी इसको क्या है, वेरिएंट बोलता है, लेकिन अगर MPPSC ने जनरेशन लिख दिया है तो जनरेशन यही होंगी। अगर GSLV स्पेसिफिकली पूछ रहा है, मैंने आपको तीनों तरीके से, दोनों तरीके से बताई है। अगर रॉकेट की दृष्टि से पूछ रहा है तो पहले SLV, फिर ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV, और GSLV के अंदर ये सारा। और अगर स्पेसिफिकली GSLV पूछ रहा है तो इसमें 3 है, MK1, MK2 और MK3। अब इसके अंदर अलग अलग रॉकेट आएंगे, MK1D1, MK1D2, इस तरीके से। ऐसे ही ये MK2 में कौन सा, D1, D2, D3, इसमें भी ऐसे ही आ जाएंगे, D सीरीज, F सीरीज, लेकिन वो क्या है, पीढ़ी अलग हो जाएगी। समझ में आ गए? 3 तरीके के हमारे क्या हैं, ये इंजन है। क्लियर? अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि हमने 2001 से इसका उपयोग शुरू कर दिया और 2010 तक किया है, लेकिन 2006 में, ध्यान रखना, 2006 में हमने क्या है, सफल क्रायोजेनिक स्टेज बना ली थी। समझ गए बात को? यानी कि क्या है इसके अंदर, जैसे ये आपका रॉकेट है, 1, 2, 3, ये कौन सी आपकी क्रायोजेनिक स्टेज है। तो ये इंजन बना लिया था हमने सफल, कब, 2006 में। एक इंजन बनाना चीज अलग है, और उस इंजन को इसमें फिट करना और फिट करके रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च करना अलग चीज है। समझ रहे हो? ये चीज तो चल ही रही है, ठीक है, लेकिन 2006 में हमने क्या किया था, क्रायोजेनिक स्टेज स्वदेशी इंजन बना लिया था। इंजन फिट नहीं किया था, इंजन बना है यहाँ पे, और फिट किया हमने 2010 में, लेकिन सफल नहीं हुए। और पहला स्वदेशी इंजन फिट किया हुआ GSLV 2014 में क्या है, सफल हुआ था। समझ गए बात को? तो 2006 में क्या हुआ है, हमने इंजन बनाया है, और 2014 में हमने क्या किया है, जनवरी 2014 में इसको लगा के रॉकेट में, और बिल्कुल सफल करके, और फिर क्या है, हमने लॉन्च कर दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, बाकी का तो कुछ भी नहीं है इसमें। फुल फॉर्म कोई नहीं पूछेगा MK की, उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहले आप ये बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? GSLV MK1, GSLV MK2, GSLV MK3। अगर इस चीज में कोई भी डाउट हो तो फिर हम समझेंगे। और ये 2006 और 2014, ये दोनों ध्यान रखना। 2006 में हमने सफल क्रायोजेनिक स्टेज बनाई थी,
रॉकेट हमारा सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हुआ है, रॉकेट में फिट ही नहीं किया, 2010 में फिट कर लिया, ठीक है, लेकिन सक्सेस नहीं मिली, और 2014 में क्या है, बिल्कुल हमें सक्सेस मिल गई, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या है, जैसे ही हमें सक्सेस मिली है तो ये काम शुरू कर दिया 2014 में ही, और ये अभी भी चल रहा है। चंद्रयान को यही लेके गया था MK3। ठीक है, देखो ये जो चीज है ना, ये MPPSC की अप्रोच है, ये MPPSC आपसे पूछेगा, ठीक है। ये चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे की बातें बताता हूं मैं सारी। देखो ये मैंने बाकी की सारी चीज़ें, उसकी डिटेल है ना, वो मैंने नोट्स के अंदर डाल दी है, तो आप नोट्स से देख लेना। मैं अभी आपको क्लास के बाद में इसको क्या है पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसमें मैंने क्या क्या लिखा है वो समझ जाना। जैसे पहले मैंने लिखा है GSLV MK फर्स्ट, ये वाला, तो इसके अंदर क्या लगा है, रशियन क्रायोजेनिक इंजन लगा है, रशियन क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है, समझ जाना इसमें। फिर क्या है, मैंने इसमें ये लिखा है फ्लाइट नंबर, उड़ान संख्या, ठीक है, डेट, कब लॉन्च किया गया था। फिर मैंने इसमें लिखा है पेलोड, पेलोड को हिंदी में बोलते हैं कि भैया आप कौन सी चीज़ भेज रहे हो उसके साथ में, जनरली उपग्रह भेजते हैं हम, ठीक है। और फिर था इसका आउटकम, कि परिणाम क्या निकला इसका। इस तरीके से मैंने एक टेबल बना दी है, ठीक है। तो पहले हमने कौन सा भेजा था, D1, समझ गए, यानी पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, अगर पूरा नाम लिखूंगा मैं तो GSLV MK फर्स्ट D1, समझ गए, कौन सा वाला GSLV MK फर्स्ट पीढ़ी का है और कौन सी उड़ान संख्या थी D1, ये इसका पूरा नाम हो गया, क्लियर। लेकिन मैं क्या यूज कर रहा हूं, सिर्फ D1। कब लॉन्च किया था, 2001 में। सैटेलाइट कौन सी भेजी थी, GSAT-1, और आउटकम क्या हो गया था, फेल हो गया था। ये रशिया का इंजन मंगाया था, फिर भी क्या है, फेल हो गया था, हम फिट ही नहीं कर पाए थे ढंग से, समझ गए बात को, ऐसे। फिर क्या है, D2। अब इसमें मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, एक लिखी है विकासात्मक उड़ान और एक लिखी है मैंने ऑपरेशनल फ्लाइट, समझाता हूँ अभी। फिर देखो D1 के बाद D2, ये 2003 में, इससे सैटेलाइट लॉन्च की थी GSAT-2 या GSAT-2, ये सब सफल हो गया था, सक्सेस, ठीक है। लेकिन ये भी विकासात्मक उड़ान थी और ये भी विकासात्मक उड़ान थी, समझ गए आपको। विकासात्मक उड़ान का मतलब था टेस्ट कर रहे हैं हम, यूज नहीं कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपकी गाड़ी बनती है, अगर आपके पास एक्टिवा है या रॉयल एनफील्ड की बुलेट है, ठीक है, और उसमें कोई नया मॉडल लेके आ गए वो लोग, या कोई भी नई चीज़ लेके आ रहे हैं, बजाज पल्सर का कोई नया मॉडल लेके आ रहे हैं, तो उसको बनाने के बाद में क्या है, हम वो खुद लॉन्च करते हैं, मतलब खुद चलाएंगे, रोड पर टेस्ट करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब टेस्ट करने के बाद में सारे टेस्ट में जब वो खरी उतर जाती है तो ही क्या है कि उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ठीक है भाई अब इसको क्या है बेचेंगे। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, ये सब टेस्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये भी विकासात्मक उड़ान थी और ये विकासात्मक उड़ान थी, दोनों। इसके बाद में आती है ऑपरेशनल फ्लाइट, यानी जिसके द्वारा हम हकीकत में क्या है, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। D1 D2 हो गई। फिर F01 आई 2004 में, इसमें मैंने लिखा है फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट, प्रथम ऑपरेशनल फ्लाइट आप लिख सकते हो हिंदी के अंदर, ठीक है। ऑपरेशनल मतलब सही में वास्तव में प्रयोग कर रहे हैं इसका, किसके लिए, जिस उद्देश्य जो हमारा उद्देश्य है, ठीक है। 2004 में थी, इससे हमने GSAT-3 लॉन्च किया और ये भी क्या है, सक्सेस हो गई, ठीक है। F01 तक सक्सेसफुल थी, फिर F02 F04 F06 इसमें लिखे हैं वो सब क्या है, फेल हो गई थी, ठीक है। तो ये किसकी डिटेल हो गई हमारी, GSLV MK1 की, क्लियर है। ऐसे पूरे क्या है आपके नोट्स के अंदर दिया हुआ है, मैं पोस्ट कर दूंगा मैं। हाँ प्रैक्टिकल, अब देखिए
MK सेकंड, इसमें कौन सा है? इंडिजीनियस। क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ठीक है, CUS बोलते हैं इसको, इंडिजीनियस। ये थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। इंडिजीनियस यानी क्या है? ये स्वदेशी है, ठीक। फ्लाइट नंबर, इसमें कौन सा बनाया हमने? D3। तो पूरा क्या नाम हो जाएगा इसका? GSLV MK सेकंड D3, ठीक है। 2010 में GSAT 4 फेल हो गया। ये समझ गए? फेल कौन सा हो गया? इंजन तो बन गया हमारा स्वदेशी। इंजन कब बन गया हमारा? 2006 में बन चुका है, रखा हुआ है, फिट कर रहे हैं, फिट भी किया, फिट करके फेल हो गया, ठीक है। ये भी क्या था? प्रयोगात्मक उड़ान थी, ठीक है, टेस्ट फ्लाइट थी ये। फिर D5 बनाया, कौन सा? GSLV MK सेकंड D5, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, GSLV MK सेकंड D5। ये कब बना है? ये 5 जनवरी 2014। सेटेलाइट कौन सी थी? GSAT 14। और ये क्या था? सक्सेस थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिया का। यहां से हमें सबसे बड़ी सफलता मिली है। तो अगर आप ल्यूसेंट के अंदर पढ़ेंगे तो आप ये चीज पढ़ेंगे कि 5 जनवरी 2014 को GSLV MK सेकंड D5 रॉकेट का क्या है? सफल परीक्षण किया गया, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इंजन भी क्या है? स्वदेशी है, CUS। ये थी और ये वाली चीज थी, समझ गए? और उसके बाद में क्या है? MK सेकंड हमारे क्या है? सारे के सारे क्या है? सफल होते आ गए हैं। फिर D5 के बाद D6 लॉन्च किया 2015 में, ठीक है। GSAT 16 सफल है। फिर F05, F09, F08 और F11 सारे क्या हैं? सफल होते चले गए हैं। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था हमारा। ये मैं कल आपको बोल रहा था कि 2006 में क्या है? हमने इंजन बना लिया है, 2014 में क्या है? हमें सफलता मिली है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, चलो अब तीसरी पीढ़ी पे आते हैं। GSLV MK थर्ड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। MK थर्ड मतलब क्षमता बढ़ गई, पेलोड कैपेसिटी क्या है? इंक्रीज हो गई। पहले 2000 तक थी, ये भी 4000 तक हो गई है, 4000 किलो, 4 kg, ठीक है। अब इसके देखते हैं। पहले बनाया LMB3, फ्लाइट नंबर बोल दो, टाइटल बोल दो, 2014 में, ठीक है। इसके आउटकम क्या है? सारे सफल ही थे। पेलोड का नाम था केयर, कुछ नहीं है, बस ऊपर भेजा और भेज के देखा कि सफल है कि नहीं है, और काम कर गया, क्रैश करवा दिया। फिर इसमें बना D1, फिर D2 और M1, समझ गए? ये 2017, ये 2018 और ये 2019, ठीक है। LMB3, D1, D2 और M1 समझ गए? 14, 17, 18 और 19 इसके क्या थे? GSAT 19, GSAT 29, ठीक है। अब ये कौन सा दिन था? 22 जुलाई 2019 के दिन हमने क्या है? M1 रॉकेट लॉन्च किया, ठीक है। और M1 कौन सा था? जो हमारे चंद्रयान सेकंड को ले गया था, चंद्रयान सेकंड को ले गया। दिख रहा है आपको? ठीक है। अब देखो एक चीज देख रहे हो आप, 2014 में क्या MK थर्ड शुरू कर दिया हम लोगों ने,
जैसे ही MK2 में सफलता मिली तुरंत MK3, ठीक है, 14 में, 17 में, 18 में, केयर, GSAT 19, GSAT 29। फिर क्या है, किस लिए टेस्ट कर रहे थे, M1। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को इसने क्या है, सक्सेसफुली उसके ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया था, ठीक है ना। 4000 kg के आसपास वेट था, थोड़ा सा कम था, 20-30 किलो, 3980 ऐसे कुछ था, ठीक है। और ये क्या थी, बहुत बड़ी सफल थी। चंद्रयान 2 फेल हुआ है हमारा, ठीक है ना, रॉकेट फेल नहीं, रॉकेट तो बिल्कुल सक्सेसफुल है हमारा। रॉकेट उसको क्या है, उसके गंतव्य तक, जहां तक उसको पहुंचना था, जो उसकी डेस्टिनी थी, वहां तक छोड़ के आया है, ठीक है ना। चंद्रयान जो हमारी सैटेलाइट थी, सैटेलाइट कह लो, ठीक है, या जो पेलोड कह लो, उसने एक स्टेज पर प्रॉपरली काम करना नहीं कर पाया, वो दिक्कत थी। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल सफल था। तो कौन सा रॉकेट हो गया ये हमारा, अगर ध्यान देखें तो GSLV MK3 M1, ठीक है। आप देखना यही वाला क्या है, इसको ले गया है, क्लियर है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, MK1, MK2, MK3, 2006 में क्या हुआ है, 2014 में क्या हुआ है, तो आप पूछिए, ठीक है। और आई होप कि आपको पूरी जनरेशन समझ में आ गई होगी। बाकी की डिटेल है वो आपको रट्टा मारना है, एज इट इज लिखना है और लिख दोगे आप। पूरा कर पाओ, जितना याद कर पाओ, ठीक है। नहीं हो पाए तो कम से कम 3 पीढ़ियाँ तो ध्यान ही रख लेना, इतना तो बता ही देना। इसको ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना कि M1 जो है वो चंद्रयान को ले गया है, ठीक है। वहाँ पे अगर सेकंड की बात कर लें तो 2010 की बात कर लेना, जब पहला लॉन्च किया था, फेल हो गया था। और 2014 की बात कर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बात है, सक्सेसफुल हो गया था, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। ठीक ठीक ठीक, चलिए, ओके, आ गया सभी को समझ में। रब कर दूं, ठीक है। अब देखो, जो कल मैंने आपको बताया उसके नोट्स आप खुद बनाना है। SLV क्या है, 4 स्टेज का है, सॉलिड है, फ्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्षमता कितनी है। ESLV 5 स्टेज, सारे सॉलिड फ्यूल हैं, फ्यूल कौन कौन से हैं वो लिख देना, ठीक है। क्षमता कितनी है, 100 से 120 kg, ठीक है। फिर PSLV आ गया, 4 स्टेज, पहली तीसरी सॉलिड और दूसरी चौथी लिक्विड, ठीक है। सॉलिड में कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड में कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ये सब आपको बड़ी आसानी से करनी है। कितनी क्षमता है, 2000 kg तक के ले जा सकता है, ठीक है। कहाँ तक ले जा रहा है, 900 किलोग्राम, 900 किलोमीटर तक ले जा रहा है। फिर GSLV, ये मैंने आपको सारा आज अच्छे से बता दिया है। तो स्टेज अगर MPPSC ये मानता है कि SLV से लेकर अभी तक है तो भी क्लियर है, और GSLV को स्पेसिफिकली पूछता है तो भी क्लियर है, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से ये पूछना चाहिए उसको, ठीक। पेलोड का मतलब होता है जो उसके साथ जा रहा है। जैसे आप अगर कार के अंदर बैठ के जाते हो तो कार की सवारी कौन है, आप हो। ट्रक की सवारी क्या है, ट्रक की सवारी है उसका माल, जो सामान भरा जाता है उसके अंदर। ऐसे ही एक रॉकेट की सवारी कौन है, रॉकेट की सवारी जो सैटेलाइट उसके अंदर रख के जा रहा है, उसको पेलोड बोलते हैं। साधारण भाषा में समझो, पेलोड का मतलब उपग्रह, सैटेलाइट जो उसके साथ जा रही है। यानी रॉकेट जिस चीज को पृथ्वी से लेके जा रहा है और कहाँ छोड़ रहा है उसके ऑर्बिट में, वो होता है आपका पेलोड। क्लियर है। और कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, ताकि फिर अब नया टॉपिक शुरू करूं मैं, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है। देखिए, कोई भी आपको कभी भी किसी भी स्तर पर डाउट आता है तो डाउट पूछना कोई गलत बात नहीं है ना। मेरा उद्देश्य यही आपको बताना, जब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ पे कितनी मेहनत कर लूँ, अपन 50 घंटे का लेक्चर है, क्लासेस अपन ने रखी हैं, अपन 70 घंटे में पढ़ लें,
अगर आपको ही समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं, आपका कभी भी कोई डाउट हो बेझिझक पूछिए, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेस्ट है, यानी जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं या जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं या जो यूनिट अपन पढ़ रहे हैं उससे बाहर का है, तो आप उसको क्लास के बाद में पूछ लें, ठीक है, ताकि रिदम ब्रेक नहीं होती, ठीक है ना। जैसे अभी जिसने पूछा कि सर कॉमा लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, मन में कंफ्यूजन होना गलत बात है। आपने पूछा, मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और विद उसमें सपोर्ट भी दे दिया कि हाँ अगर इसमें ऐसा होता तो ये होता। बहुत अच्छी बात है, मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। पूछो, कोई भी दिक्कत है, पूछने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप पूछोगे मैं बताऊंगा। अल्टीमेटली बस हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, आपको चीज़ें समझ में आए और आप क्या है फाइनली बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो जाना, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य यही है, मेरा भी और आपका भी, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई आउट ऑफ द कंटेक्स्ट थोड़ा सा है तो आप उसको क्लास तक वेट करें, क्लास फिनिश हो जाए उसमें पूछ लें, है ना। चलिए चलिए अब एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और देखो भैया, दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि जीपीएस, जीआईएस, गगन, IRN-SS या ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं तो उनको आप अपने स्तर पे करो। जीपीएस क्या है, उसके अनुप्रयोग क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, कौन सी कंट्री का है, फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कंट्री अमेरिका है, क्या कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स, पूरी सैटेलाइट छोड़ दी है हमने, ठीक है, और उसका दोनों यूज़ करते हैं, सिविल यूज़, मिलिट्री यूज़। मिलिट्री यूज़ सिर्फ अमेरिका कर रहा है, सिविल यूज़ सिर्फ इंडिया कर रहा है। इंडिया को क्या है, सिविल यूज़ करने की परमिशन दे दी गई है। अनुप्रयोग क्या है वो सारे हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। जीपीएस को काउंटर करने के लिए हम IRN-SS ले आए, देसी जीपीएस, ठीक है। इंडिया की मेन लैंड से 1500 किलोमीटर तक क्या है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है थोड़ा सा। जीआईएस थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, वो क्या करता है, कोई भी जो भूआकृति है उसका 3D विजुअलाइजेशन दे देता है हमें, लेकिन अगर आप अपने स्तर पर करोगे तो सही रहेगा, नहीं तो मैं तो करा ही दूंगा, मुझे क्या है, ठीक है। गगन, और गगन तो कुछ भी नहीं है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। फ्लाइट्स को वो क्या है, रास्ता बताने के लिए है, फ्लाइट को नेविगेट करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेनली यूज़ करती है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, हमें ये करना है। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, हिंदी में नैनो प्रौद्योगिकी, ठीक है। नैनो प्रौद्योगिकी क्या होती है, देखो 2019 के सिलेबस में मेरे को साफ साफ स्पष्ट रूप से दी है, 2020 में नहीं दी है, फिर भी पढ़ लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, 2-3 पेज का है, हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि पूछा गया है, तो हम लिख देंगे, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया। अब देखो, आपने सुना है, यूनिट सुनी है, अपन बोलते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। ऐसे ही होता है 1 nm, ये स्मॉल n, ये स्मॉल m, ये होता है नैनोमीटर, ठीक है। अगर मैं यहां देखूं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100, ठीक। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1000, और 1 मिलीमीटर में कितने होंगे, 10⁹ मीटर। समझे, फिजिक्स में देख लेंगे थोड़ा सा हम इसको।
अब उल्टी बात करते हैं, यानी कि अगर 1 मिलीमीटर में ऐसा है तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 10⁻² मीटर। उल्टा कर दिया है, ये नीचे आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा, और जिसको समझ में नहीं है वो याद कर लेना। ऐसे ही 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻³ मीटर। ऐसे ही 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻⁹ मीटर। समझ गए ये चीजें, यानी कितनी छोटी इकाई है, आप समझ रहे हो, ये बहुत छोटी, कितनी, यानी 1 नैनोमीटर बराबर 1 मीटर अपॉन 10⁹ समझ गए कितना होता है ये, 1000 × 1000 × 1000, ठीक। इतना छोटा, मतलब इतना छोटा हिस्सा, यानी 1 मीटर में भी कितने, इतने सारे भाग दे दिए हमने, 10⁹ का भाग दे दिया। उसके बाद में क्या है, हमारा 1 नैनोमीटर आ रहा है। तो आप समझ गए कि नैनोमीटर क्या है, बहुत ही छोटी इकाई है। टाटा ने भी कार निकाली थी, टाटा नैनो, नाम रख दिया था नैनो, है ना। अगर ये बात समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में समझेंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक भूमिका बनाने के लिए बताई है, इस पार्ट में कोई नहीं पूछेगा। अब देखिए नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो तकनीक क्या है। नैनो तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें पदार्थों का अध्ययन, कोई भी मैटर है, ठीक है, उसका अध्ययन किस स्तर पर कर रहे हैं, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, इस स्टेज तक कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इस स्टेज पे जाके क्या है, उस पदार्थ को हम क्या है, विकसित कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तकनीक को क्या है, हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्लियर आई बात समझ में कि नहीं आई। जैसे हम क्या करते हैं, कच्चा लोहा निकाला, कच्चा लोहा क्या है, मिट्टी है, आयरन ओर, उसको हमने क्या है, ये लेके ब्लास्ट फर्नेस में डाला, भट्टी के अंदर, और भट्टी में डालने के बाद क्या है, हमने इसको निकाल लिया और उससे हमने प्रोडक्ट बना लिए। अब बनाने के बावजूद भी उस चीज़ को क्या है कि हम इतने छोटे स्तर पर क्या है, स्तर अध्ययन कर रहे हैं, मतलब इतने सूक्ष्म स्तर पर छोटे छोटे पार्ट्स करते जा रहे हैं, माइक्रोस्कोप से भी देख रहे हैं। माइक्रो तो 10⁶ होता है, ठीक है ना। उससे भी छोटे स्तर पर क्या है कि हम इस पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं, और फिर क्या है, फिर हम इससे क्या है, उत्पाद बना रहे हैं। तो वो जो उत्पाद बनता है, इस प्रक्रिया में जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं, वो होती है हमारी नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब नैनो स्तर पर आके ही कि जब हम किसी पदार्थ को नैनो स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं और उसके नैनो स्तर पर क्या है, हम उसको विकसित कर रहे हैं, ठीक है, उसको बना रहे हैं, तो उस पदार्थ के अंदर बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाते हैं। मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण में क्रांतिकारी परिवर्तन, ठीक है ना, रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। और उससे फिर जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, उपयोगी होता है, मजबूत होता है, ठोस होता है, यानी उसके गुण क्या हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक चीज़ समझे आप, जैसे अगर लोहा है और लोहे से अगर मैंने स्टील बना दिया उससे, तो स्टील के अंदर क्या है, जंग नहीं लगती, तो उसके रासायनिक गुण में क्या है, परिवर्तन आ गया। कोरोजन पढ़ाया था मैंने आपको, यहीं पढ़ाया अपन ने, कोरोजन कहाँ पढ़ा था, है ना, अब उसमें पढ़ा था अपने क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो कोरोजन के अंदर जंग लगती है, लोहे में जंग लग जाती है, लेकिन स्टील में जंग नहीं लगती, तो रासायनिक गुण में परिवर्तन हो गया। लोहे से ज़्यादा मजबूत क्या होता है, स्टील होता है, तो भौतिक गुण में परिवर्तन हो गया, यानी उसकी कठोरता, उसकी मजबूती, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर डेफिनेशन क्लियर है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े, और डाउट हो तो पूछो। चलो डेफिनेशन पढ़ देता हूं मैं आपको, जो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ऐसी तकनीक जिसमें पदार्थों का अध्ययन उसके परमाणविक स्तर से नैनो स्तर तक, अर्थात ये समझो कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक करते हैं, स्तर पर किया जाता है,
क्योंकि इस स्तर पर परमाणुओं के गुणों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाते हैं। अगली बात, वस्तु तथा उपकरण जिनकी रचना नैनो स्तर पर की गई हो, मजबूती, गति, कठोरता, कार्य क्षमता में अधिक उत्कृष्ट होते हैं। बहुत ही क्या होंगे? मजबूत होंगे, साउंड होंगे। उनकी रासायनिक, जैविक, वैद्युत, चुंबकीय विशेषता बेहतर हो जाती है। ठीक है। सामान्य अवस्था में, सामान्य पदार्थ की अवस्था में जो गुण होते हैं वो गुण उसके नैनो रूप से अलग होते हैं और नैनो कणों की क्रियाशीलता भी अधिक होती है, जिसकी वजह से क्या है, नैनो आकार में पदार्थ को नियंत्रित करके कई ऐसे अनुप्रयोग किए जाते हैं जो सामान्य दशा में संभव नहीं है, और उससे क्या है, उनकी मजबूती बढ़ जाती है। इंग्लिश मीडियम के लिए, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैटर एट डायमेंशंस अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर वेयर यूनिक फिनोमेना एनेबल नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। समझ गए? एनी मैटर एट नैनो स्ट्रक्चर हैज स्पेशल प्रॉपर्टीज। कौन सी हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं? दैट आर ड्यू टू इट्स नैनो स्केल प्रपोर्शंस। ठीक है। मैटर्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड एट नैनो स्ट्रक्चर डायमेंशंस हैव हाईली इंप्रूव्ड क्वालिटी, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है हिंदी में और इंग्लिश में। भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है, वैद्युत गुण, विद्युत वाले जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, चुंबकीय गुण, उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, सुधार आ जाता है। ठीक, कोई डाउट हो तो पूछ लो भैया, फिर आगे बढ़े, इसके एप्लीकेशंस देखें। एप्लीकेशंस आसान है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, चलो फिर कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। ये वाला सिंबल बनाते रहा करो, समझ में आ जाता है मेरे को, है ना। चलिए अब एप्लीकेशन देखते हैं, अनुप्रयोग देखते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। आप लोग विकास दिव्यकीर्ति सर को जानते हैं, जिनकी दृष्टि IAS कोचिंग है दिल्ली में, दिल्ली में मुखर्जी नगर में। विकास दिव्यकीर्ति सर आजकल क्या यूट्यूब पे वो अपने वीडियो डालते रहते हैं बना के, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं वो, मतलब उनके जैसा टीचर मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। हालांकि मैं कभी उनसे पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो उनसे बस यूट्यूब के माध्यम से ही उनसे जुड़ा हूँ और उनको देखता रहता हूँ। तो उन्होंने अभी एक वीडियो बनाया सुसाइड के ऊपर, ठीक है ना, सुशांत राजपूत ने जो सुसाइड किया था उसके ऊपर बनाया है। तो वो 2 घंटे या 2.25 घंटे का वीडियो है, बहुत शानदार वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है ना। उसमें बेसिकली क्या है, वो फिलोसफी के टीचर हैं, साइकोलॉजी के भी, साइकोलॉजी भी थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या कि साइकोलॉजी, फिलोसफी, इन सब की बातें की हैं कि टाइप्स ऑफ सुसाइड क्या होते हैं, आदमी क्यों करता है, ठीक है, कौन से नॉर्मल हैं सुसाइड, कौन से खतरनाक वाले हैं। खतरनाक वाले जो मतलब डिस्ट्रेस में आके करते हैं, ठीक है, तनाव में आके करते हैं, जैसे सुशांत राजपूत ने किया है, या आप आजकल देख रहे हो कि, है ना, कि IIT में किसी स्टूडेंट ने कर लिया, किसी IAS ने कर लिया, किसी IPS ने कर लिया। तो ऐसी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन क्यों आ जाती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो व्यक्ति जिम्मेदार है, या समाज जिम्मेदार है, या परिस्थिति जिम्मेदार है? और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उस सिचुएशन को दूर करने के लिए, उस अवसाद से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, जरूर देखें, अवश्य देखें आप लोग, ठीक है। अगर अपन इस बॉलीवुड इंडस्ट्री की ही बात करें, ठीक है, इसको अगर आप समझें तो ऐसे भी इंसान हैं जिन्होंने स्वयं अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, और ऐसे भी इंसान हैं जो बिल्कुल गिर के और बिल्कुल उठे हैं, ठीक है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती। मैं हूँ, मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। प्रधानमंत्री जी है, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। कलेक्टर है, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। DIG भी है, DIG की लाइफ में भी प्रॉब्लम है। आज ही एक मतलब मैं किसी चर्चा हो रही थी मेरी किसी के साथ में, तो DIG कितना फ्रस्ट्रेटेड है
वो भी मैं जानता हूँ। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है, लेकिन उन समस्याओं के साथ आप कितनी मजबूती के साथ लड़ते हो, ये आपका एटीट्यूड क्या है डिसाइड करता है। और आप जितनी एडवर्स कंडीशन में मजबूती से लड़ोगे उतने ही क्या है आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आप सिलेक्ट हो जाओगे एमपीपीएससी में तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। एक प्रॉब्लम खत्म होंगी, दूसरी पैदा हो जाएंगी। ठीक है ना, ये बात आप मान के चलना। अगर आप पुलिस में या प्रशासन में आते हो तो वो कांटों का ताज है, ठीक है, थ्रोन ऑफ थॉर्न बोलते हैं जिनको, तो तब एक अलग समस्या आ जाएंगी। लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन उनसे मजबूती से लड़ना जो है वो क्या है आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आज भी समस्याएं, लॉकडाउन चल रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, सबके काम अटके पड़े हैं, ज़िंदगी ठप हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, है ना। अगर आप लोगों की बात करें रिजल्ट कब आएगा, सोशल प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, शादी का प्रेशर है, 50 तरह की दिक्कतें हैं। ठीक है, मन नहीं लग रहा है, इस टाइम पे कंटिन्यू करें कि नहीं करें। जो है जैसा है बढ़िया है, भगवान जो समय दे रहा है अच्छा दे रहा है। ठीक है, बस हमें क्या है अपना काम बेहतर से करना है, बाकी क्या ईश्वर पे छोड़ देना है। ये चीज़ें मान के चलो, ईश्वर पे भरोसा अवश्य करो। जहाँ से हमारा कैलकुलेशन ख़त्म होता है, जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है, जहाँ से हमारी क्षमता खत्म होती है, वहाँ से क्या है ईश्वरी शक्ति क्या है अपना काम करना शुरू करती है। ठीक है ना, जहाँ आप अपने हाथ खड़े कर दोगे, डॉक्टर भी तो बोलते हैं भगवान के हाथ में, तो बस ऐसा ही होता है। समझ गए। चलिए, तो मैं ज़्यादा इस बात पे आपका समय नहीं लूँगा, ये वाला अनुप्रयोग बताता हूँ, लेकिन अपना एटीट्यूड बिल्कुल मजबूत रखें आप। ठीक है ना, ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, जो लोग ऐसा काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो, डिप्रेशन वीडियो है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात की उन्होंने, प्रैक्टिकल बात की। वो खुद ही बोल रहे थे कि मैं भी डिप्रेशन में रहा हूँ, तो डिप्रेशन में कौन कब आ जाए किसी का क्या भरोसा है। ठीक है, जैसे सिलेक्ट हो गए, आपकी अच्छी पोस्टिंग हुई, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ स्मूथ चल रही है। अब एक टाइम ऐसा आ गया आपकी पोस्टिंग हो ही नहीं रही है, आप पूरे एडी चोटी का जोर लगा रहे हो, तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। हो सकता है कोई सीनियर अधिकारी आपका क्या है सिरदर्द का पैदा कर दे, या कोई पत्रकार सिरदर्द पैदा कर दे, या कोई सबॉर्डिनेट सिरदर्द पैदा कर दे, वहाँ पे क्या करोगे, है ना। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा चलती हैं। चलिए एप्लीकेशन देखते हैं, तो वही जो मैंने आपको पहले बताया था, तो पहला देखते हैं हम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या देखा था, स्टेम सेल्स देखी थी, डीएनए टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना, वो सब चीज़ें क्या हमने देखी थी कि भाई डीएनए को कैसे ठीक कर रहे हैं, वो सब हमने चीज़ें देखी थी। यहाँ पे क्या है कि उससे ही मिलती जुलती चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि अगर हम किसी बीमारी को नैनो स्तर पर अध्ययन कर लेते हैं, जैसे किसी शरीर में ट्यूमर हो गया, अब उस ट्यूमर को क्या है कि ट्यूमर के अंदर सेल का डिवीजन क्या हो रहा है, सेल का क्या है प्रॉपर्टी क्या है, सेल का नेचर क्या है ट्यूमर के अंदर, और अगर हम उसको नैनो स्केल पर अध्ययन कर लेंगे तो हम क्या है काफ़ी बेहतर ढंग से क्या है उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो जैसा जैसा हमने बायोटेक्नोलॉजी में देखा है, लगभग क्या है वैसा ही यहाँ पे आ जाएगा इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ। जैसे क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना को क्या है और बेहतर ढंग से हम देख सकते हैं। ठीक है, संक्रमित भाग का क्या है आसानी से पता लगा सकते हैं। ट्यूमर के इलाज में कीमोथेरेपी में क्या है कैंसर के लिए यूज किया। और एक टर्म आता है नैनो रोबोट्स, ठीक है, इंग्लिश का टर्म है नैनो रोबोट्स। तो ये क्या है, नैनो साइज के क्या है, बहुत छोटे छोटे क्या है मशीन मान लो आप इनको। इनका काम क्या है कि जहां पे बीमारी है वहीं पे जाना और वहीं पे दवाई क्या है पहुंचाना। इसको बोलते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। थोड़ा देखते हैं यहां पे, जैसे ये कोई आपकी क्या है बॉडी का पार्ट है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये आपकी सेल है या टिश्यूज है, और इतना वाला जो एरिया है माना ये वाला एरिया है, ये क्या है इन्फेक्टेड है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे कोई ड्रग इंजेक्ट कर दी, तो वो ड्रग यहाँ पे तो गई, यानी खराब वाले टिश्यू को तो ठीक किया, लेकिन जो सही वाले हैं उनको भी क्या है इफेक्ट कर दिया। ठीक है, अब नैनो रोबोट क्या करेगा, नैनो रोबोट जाएगा और एग्जैक्टली वहीं पे मेडिसिन या ड्रग की डिलीवरी करेगा जहाँ पे क्या है इन्फेक्शन है, बाकी का पार्ट जो है वो सुरक्षित रहेगा। तो नैनो रोबोट्स क्या काम कर रहे हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम वाली प्रक्रिया को क्या है अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये है।
नोट्स में दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। सेकंड लेते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या क्या बना रहे हैं इसमें, आईसी चिप बना रहे हैं, नैनो ट्यूब्स बनाते हैं। अभी आप अपने स्तर पे पढ़ना कि नैनो ट्यूब्स क्या होती हैं, आईसी चिप क्या होती है, थोड़ा सा कंप्यूटर वाले पार्ट में हम देख लेंगे, है ना। और बनाते हैं एटॉमिक लॉजिक गेट्स, ठीक है, और एक नैनो बैटरी बनाते हैं, नैनो बैटरी के निर्माण में। नैनो बैटरी एक ऐसी बैटरी होती है जिसमें नैनो तकनीक का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस बैटरी की खासियत ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर या काफ़ी कम टेम्परेचर पे भी क्या है, काम करती है, यानी 0 से नीचे भी करेगी और 100 से ऊपर भी करेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, नैनो बैटरी की खासियत होती है, एटॉमिक लॉजिक गेट्स। अब आप सिंपल समझ लो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, तो पहले पेन ड्राइव हमारे एमबी में आते थे, ठीक है, फिर जीबी में आने लगे, और अब तो क्या है, टीबी में आने लगे हैं। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि टेक्निक क्या है, हमारी अपग्रेड हो रही है, और जितनी अच्छी टेक्निक अपग्रेड हो जाएगी उतने ही क्या चीप प्रोडक्ट्स मिलेंगे और उनकी क्वालिटी भी क्या है, बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला हो गया। एप्लीकेशन ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मतलब अपन कर चुके हैं इस चीज़ को, बहुत डिस्कस कर लिया है हमने। अब ये नैनो ट्यूब्स क्या है, लॉजिक गेट्स क्या है ना, ये हम क्या है कंप्यूटर में देखेंगे। थर्ड, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में। तो जो वाले हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस थे, सेम टू सेम क्या है, वो वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। बस वहाँ पे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर कर रहे हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो भी क्या है, इसी साइज पे होते हैं, 10⁻⁻⁶ मीटर। और यहाँ पे तो हम उससे भी छोटा अध्ययन कर रहे हैं, 10⁻⁹ मीटर पे, ठीक है ना। तो जो काम वहाँ पर है वही सारे क्या है यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे पराजीनी फसलें वही होती हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, ठीक है। एक बीटी बताया था मैंने, तो क्या करता था बीटी, नेचुरली क्या है, पेस्ट को मार रहा है, कीड़ों को मार रहा है। तो वही है कि फसलों में खरपतवार और मृदा शक्ति की जांच करने में, और ठीक है, कीटों को मारने में, और जल की मृदा सोखने की शक्ति, मृदा की जल सोखने की शक्ति, यानी सॉइल की जो क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की पावर है, उसको भी क्या है, ये बढ़ा देता है। इसके लिए हम नैनो जियोलाइट का प्रयोग करते हैं, नैनो जियोलाइट, ठीक है। ये टेक्सटाइल का पाउडर जैसा होता है, ठीक है। इसको लिया और क्या है, सॉइल में मिला दिया। तो नैनो जियोलाइट क्या कर देगा कि जो मृदा है, सॉइल है, उसकी वाटर एब्जॉर्ब करने की, जल को सोखने की शक्ति को क्या है, ये बढ़ा देता है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो नैनो जियोलाइट्स को पढ़ना अपने स्तर पर, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। नैनो जियोलाइट्स, ये सही स्पेलिंग है इसकी, नैनो जियोलाइट्स, ठीक है। पढ़ लेना, आपको नेट पे सब मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी देख लेना तो भी मिल जाएगा। टेक्सटाइल टाइप का होता है ये, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, पराजीनी या ट्रांसजेनिक क्रॉप जो मैंने आपको बताई थी वो बना रहे हैं, ठीक है। खरपतवार है उनको मारेगी, मृदा की जो जल सोखने की शक्ति है उसको बढ़ा देगा, जैसे नैनो जियोलाइट की सहायता से। और जो कीड़े वीड़े लगते हैं, कीड़ों को भी क्या है, ये नष्ट कर देता है। तो वही एग्जैक्टली वही वाला बायोटेक्नोलॉजी वाला एप्लीकेशन है। मतलब जहां लाइफ आ जाएगी और नैनो स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वही बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा, एप्लीकेशन क्या है वही हो जाएंगे। पर्यावरण में थर्ड, एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट में कैसे कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जिनसे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं, समझे बात को आप। यानी हम ऐसे उत्पाद बनाएंगे जिससे क्या है,
एक तो उसको बनाते समय जो वेस्ट निकल रहा है निकलेगा नहीं है, बहुत कम मात्रा में निकलेगा, और निकलेगा भी तो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा। ठीक है, उसको हम क्या है, जैविक रूप से नष्ट कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, ठीक है, उसका उपयोग होने के बाद में जब वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वेस्ट में कन्वर्ट भी होगा तो उसमें से वेस्ट जनरेट होगा ही नहीं। ये कर सकते हैं। और विलुप्त हो रहे कौन से हैं, पेड़ पौधे, उनको भी क्या है, पुनः जीवित या संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस टाइम पे, सीड बैंक या जीन बैंक स्वालबार्ड नॉर्वे में खोला गया है, जिसमें क्या है कि जो क्रूशियल पौधे हैं जिनके अस्तित्व पर संकट आ गया है, तो उनके जीन को या बीज को या उनके स्पर्म को क्या है, संरक्षित करके रख लिया गया है। ये हो गया। ठीक है, पर्यावरण। चौथा, यातायात। यातायात, परिवहन। ठीक है, अब आप देखते होंगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे वाहन क्या है, वाहन का जो वजन है वो कम होता जा रहा है। आज से 30 साल पहले 2-3 मोटरसाइकिल चलती थी, एक बुलेट चलती थी, एक राजदूत चलती थी, एक यजदी चलती थी, बहुत ही भारी हुआ करती थी। और भारी होंगी तो क्या होगा, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा, पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। अब क्या आ गया, फाइबर आ गया। अब ऐसी गाड़ियाँ बन रही हैं जिसमें क्या है, उन गाड़ियों का वजन क्या है, बहुत ही कम है, हल्की हैं, तो पिकअप भी क्या है, फास्ट है, और माइलेज भी क्या है, बढ़ गया है, तो पेट्रोल का क्या है, कंजम्पशन कम हो रहा है, या फ्यूल जो भी वो यूज़ करते हैं। तो मजबूती बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो रखरखाव का खर्च होता है वो कम हो रहा है। ठीक है ना, और इससे क्या पर्यावरण को भी क्या है, सुरक्षा मिल रही है। आपने देखा पहले टायर जो बनते थे, अगर कार के टायर की बात करें तो 40,000 तक उनकी लाइफ होती थी, खत्म हो जाते थे। अब ऐसे टायर बन रहे हैं जो 1 लाख किलोमीटर जा रहे हैं, तो क्या है, इसी टेक्नोलॉजी का क्या है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये यातायात का क्षेत्र हो गया। पांचवा, उपभोक्तावादी क्षेत्र। ठीक है, कंज्यूमर अप्लायंसेस जो है, कंज्यूमर एप्लीकेशंस। ठीक है, अब इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक मॉल में मैंने किसी ब्रांड के कपड़े देखे थे, एलन सोली के थे या किसके थे, वेन्यूशन के थे, किसी के थे। वो कपड़े ऐसे होते हैं जो गंदे ही नहीं होते, गंदे इन द सेंस कि गंदे तो होंगे लेकिन सामान्य कपड़ों की तुलना में उनके गंदे होने में क्या है, समय लगता है। यानी कि आपका जो फैब्रिक है, माना ये आपका ट्राउज़र है, शर्ट है, जो भी है, अब ये क्या है, अगर आप इसको पहनते हैं और बाहर निकलते हैं धूल चिपकती है, इससे धूल चिपकेगी तो क्या ये गंदे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कपड़े ऐसे बनाए गए हैं जो क्या है, सामान्य कपड़ों की अपेक्षा बहुत देरी में क्या है, गंदे होते हैं, धूल पकड़ते ही नहीं है। ऐसे फाइबर क्या है, ऐसे फाइबर से क्या है वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और भी क्या है, जैसे सनस्क्रीन जो है, सनस्क्रीन क्या करती है, हमें स्किन पे लगाते हैं और हमें क्या, इनकमिंग सोलर रेडिएशन में जो यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उससे क्या है, सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये यूवी रे सनस्क्रीन के क्या है, निर्माण में भी क्या है, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे कपड़े बना रहे हैं जो गंदे नहीं होंगे, और अच्छी सनस्क्रीन लोशन बना लेंगे। ठीक है, या एयर टाइट बर्तन बना लिए जो क्या है, हमारे फूड प्रोडक्ट्स को क्या है, सुरक्षित रखते हैं, तो वो सब क्या है, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, इसके 5-6 एप्लीकेशंस हैं। ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको इसलिए नहीं बताया है कि नोट्स में दे दूंगा, और वो चीज़ क्या है, हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो 6 नंबर का आए डेफिनेशन लिख देना, और 2-4 क्या है, एप्लीकेशन लिख देना इसके। जैसे अगर 6 में आ रहा है तो डेफिनेशन, 5 एप्लीकेशन और कंक्लूजन। 5 नंबर में आ रहा तो डेफिनेशन और 4 और कंक्लूजन। तो इस टाइप से क्या हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर 11 नंबर या 15 नंबर में आए तो जो जो बात मैंने अंदर बताई है उसी चीज़ को क्या है, हम डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमारा क्या है, 11 नंबर या 15 नंबर का सवाल भी क्या है, डील हो जाएगा। GSLV वाला पार्ट है वो डिटेल में था, ट्रिकी था, समझने वाली बात थी। समझ में आता ही नहीं कि M के फर्स्ट क्या है, M के सेकंड क्या है, M के थर्ड क्या है। ठीक है, फिर D1, D2, F01 इस तरीके से आ गए, तो मैंने डिटेल में बताया है। इसकी डेफिनेशन डिटेल में बताइए, एप्लीकेशन क्या है भाई, आसानी से क्या है, जल्दी जल्दी कर लीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट हो जो अभी तक हमने समझा है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, बताइए, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछिए, फिर या तो वाइंड अप करते हैं या कोई टॉपिक लेते हैं।
बताइए, पूछिए, कोई भी डाउट हो किसी को। चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर की कृपा है कि मैं अच्छे समझा पा रहा हूँ और आप अच्छे समझ रहे हैं। दोनों का ही क्या है, बेहतर ढंग से काम चल रहा है। ठीक है, और देखो जो जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ भैया, सब लोग पार्टिसिपेट करो, सब लोग आंसर लिखो। जो लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो नहीं लिखेंगे वो पीछे रह जाएंगे, है ना। और जो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, नोट्स बनाने के लिए दे रहा हूँ, पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, उस काम को भी जरूर करें। जिन लोगों ने पूरे संगठन के नोट्स बना लिए हैं, सारे मतलब जितने भी दिए हैं सबके कंप्लीट बना लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने आधे अधूरे बनाए हैं वो उसको पूरा करें। ठीक है, जिनके क्या फॉर्मेटिंग में, स्ट्रक्चर में गलती है, मैंने बोले कि एक जगह एक को बोला भी है कि आपने लिखा बहुत अच्छा, डिटेल में लिखा है, सारी बात लिखी है, लेकिन फॉर्मेट वही यूज़ करो जो मैंने बताया है, तो वो उसमें सुधार करें। और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है वो कर लें इसको, नहीं करोगे पीछे रह जाओगे। कोरोना का समय है, चुनौती है तो अवसर भी है। अवसर ये है कि दूसरों से आगे बढ़ने का मौका है। कोशिश ये करो कि पहली बार में ही क्या है, टॉप रैंक मारो, डिप्टी कलेक्टर बनो या जो बनना है, डीएसपी, डीईओ, आरटीओ जो भी बनो और ख़त्म करो। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, मन में खटास रह जाती है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एडी में मज़ा नहीं आ रहा है, सीटीओ मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, ये पोस्ट चाहिए, वो पोस्ट चाहिए। सबसे बढ़िया ये अवसर है, ये ठीक है ना, चुनौती है, इसको अवसर में क्या कन्वर्ट कर दो बस। और क्या है फिर, जीवन का आनंद लो। आनंद तो खैर ठीक है, आनंद हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। कभी छोटी छोटी बातें क्या है खुश कर देती हैं, और कभी बड़ी बड़ी चीज़ें भी क्या हैं हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। तो वो तो खैर एक अलग बात है, फिलोसफिकल बातें हैं। लेकिन फिलहाल अगर इसकी बात कर रहे हैं तो पढ़ाई क्या है, ढंग से करो, सब लोग करो। जितने लोग पार्टिसिपेट करोगे उतना अच्छा है। आज मेरे पास समय हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद समय नहीं रहे, या हो सकता है 6 महीने समय रहे। ठीक है, अभी है, अपने डाउट्स क्लियर करो, पूछो, आगे बढ़ो और सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय। आज अपन यही रोकते हैं, कल कोई और टॉपिक लेंगे, फिर क्या है नई यूनिट शुरू करेंगे। इसमें थोड़े बहुत अवार्ड वगैरह रहे हैं और साइंटिस्टों के नाम रह गए, वो मैं बता दूंगा आपको। उसमें ज़्यादा सा कुछ खास है नहीं, ठीक है ना, समझने वाला नहीं है उसमें। साइंटिस्ट का नाम है, कब पैदा हुए हैं, और पैदा भी छोड़ो, क्या काम किया है, बस वो महत्वपूर्ण है। व्यक्ति और उसका नाम, व्यक्ति और उसका नाम, 4-5 पॉइंट क्या है हम अपन ले लेंगे। 11 साइंटिस्ट हैं, उनकी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना, है ना, बाय। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप।